दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार शर्मा राजनीति विज्ञान विषय के साथ सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप लोग सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोगों को बीए तृतीय वर्ष का राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित जो थर्ड पेपर है इसमें पढ़ना है मंचूरिया संकट। चैप्टर का भी नाम मंचूरिया संकट, टॉपिक भी हमारा होगा मंचूरिया संकट। इस मंचूरिया संकट का जो चैप्टर है इसका उद्देश्य हमारा है मंचूरिया संकट का महत्व। उसके बाद से मंचूरिया संकट के संबंध में मैं आपको बता दूं कि यह मंचूरिया संकट वास्तव में क्या था। तो 1904 और 5 में रूस जापान युद्ध हुआ था और इस रूस जापान युद्ध में जापान का विजय हुआ, यानी कि जापान को विजय प्राप्त हुई थी। इसके साथ साथ मंचूरिया तथा कोरिया पर इस जापान को अधिकार भी प्राप्त हो गया था। इस जीत ने विश्व के सभी देशों को आश्चर्यचकित कर दिया था। और आश्चर्यचकित करने का कारण क्या था? कारण ये था कि उस समय सोवियत रूस एक महाशक्ति के रूप में जाना जाता था और उसके सामने जापान बिल्कुल बौना देश के समान था। और जापान के द्वारा इस इतने बड़े महाशक्ति को परास्त कर दिया गया। तो इस तरह से पूरे विश्व में एक आश्चर्य का विषय बना हुआ था कि एक छोटा सा जापान देश और इतने बड़े महाशक्ति को जो है कि परास्त कैसे कर दिया। इसके बाद से आता है कि युद्ध का कारण क्या था, यानी कि जो 1904-5 में जापान और जो है कि रूस युद्ध होता है, यह युद्ध क्यों हुआ था? तो युद्ध का श्री गणेश चीन जापान युद्ध से हो गया था। यहां आप देख रहे होंगे कि 1894 और 95 में चीन जापान युद्ध हुआ था। जिस प्रकार से 1904-5 में रूस जापान युद्ध हुआ, उसी तरह से चीन जापान युद्ध हुआ था और इस युद्ध में भी जापान को विजय प्राप्त हुई थी। जैसे जापान को विजय प्राप्त होता है उसके बाद से जापान के द्वारा चीन की निर्बलता का प्रदर्शन हुआ, जिससे पश्चिमी देशों ने चीन की लूट खसोट की ओर प्रेषित किया और चीन में तीव्र गति से प्रचार पर तुला हुआ था, जिससे जापान को बड़ी जो है कि आशंका हुई। यानी कि जब चीन जापान युद्ध में चीन परास्त हो जाता है, चीन हार जाता है, तो जापान के द्वारा भी उसके अधिक से अधिक मामलों में हस्तक्षेप किया जाने लगता है। इसके साथ साथ पश्चिमी देशों ने भी एक तरह से मौका तलाश रहा था कि हम अब चीन में किस तरह से अपने जो है कि अधिकार को स्थापित करें, उसके जो है कि भूभाग पर किस तरह से जो है कि हम अपने आप को अधिक से अधिक स्थापित कर सकें। और इसी क्रम में विभिन्न देशों ने चीन में अपना अधिकार स्थापित करना चाहा, जिसमें सबसे अधिक रुचि रूस के द्वारा लिया जा रहा था। और ये रूस के द्वारा चीन में अपने आप को जो है कि अधिक से अधिक स्थापित करने के कारण जापान ज्यादा से ज्यादा चिंतित हो गया था। यदि रूस चीन में अधिक से अधिक अस्थायी रूप से अपनी सेना को लेकर के, भूभाग को लेकर के अस्थायी हो जा रहा है, तो हमारे लिए आने वाले समय में एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसके बाद से जापान ब्रिटेन से आश्वस्त होकर के उसने रूस को चुनौती दे दिया। ध्यान दीजिएगा, जापान चूंकि स्वयं रूस से युद्ध करने में सक्षम नहीं था, इस प्रकार से उसने जो है कि ब्रिटेन से आश्वासन लिया और ब्रिटेन के जैसे ही आश्वासन उसको मिलता है, वह जो है कि रूस को क्या करता है, चुनौती दे देता है। रूस जापान युद्ध इसी चुनौती का क्या था, परिणाम था। जो 1904-5 में रूस जापान युद्ध हुआ था, उसका जो परिणाम था वह क्या हुआ था, उसका मुख्य कारण यही है कि रूस जापान युद्ध इसी चुनौती का क्या था, परिणाम था। रूस और जापान के बीच कई क्षेत्रों पर प्रभुत्व जमाने के लिए घोर तानातानी चल रही थी। इसमें मंचूरिया और कोरिया को लेकर के दोनों में घोर मतभेद उत्पन्न हो गया और इसी समस्या को लेकर के कारणों के कारण दोनों देशों के बीच क्या हो गया, युद्ध छिड़ गया था। तो प्रमुख रूप से जो कि युद्ध का जो कारण था, वह युद्ध का कारण यही था, कौन कौन से दो क्षेत्र हैं, मंचूरिया है और कोरिया है। इन दो क्षेत्रों पर रूस अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था और इसी के साथ साथ जापान भी उस अधिकार क्षेत्रों को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहता था। इसी वजह से रूस जापान युद्ध हुआ।
इसके बाद से हम लोग देखेंगे जो मंचूरिया संकट हम लोग पढ़ रहे हैं, वास्तव में मंचूरिया संकट क्या है, मंचूरिया क्या है। तो मंचूरिया जो है कि चीन का ही उत्तरी प्रदेश होता है, उसी का नाम है मंचूरिया। आर्थिक संसाधनों की दृष्टि से यह क्षेत्र संपन्न था, इसलिए इस पर रूस की भी नजर थी और जापान की भी नजर थी। किसी भी क्षेत्र को यदि दूसरा देश उस पर अधिकार स्थापित कर रहा है तो किसी दूसरे देश का भी यह जो है कि नजर होती है कि क्यों ना हम उसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लें। और ये रूस, चीन और जापान के बीच का ये भूभाग था, इस वजह से जापान यह चाहता था कि यह भूभाग हमारे अधिकार क्षेत्र में आ जाए। और ये आर्थिक रूप से जो है कि संपन्न भी था, इस वजह से भी और ज्यादा जो है कि लोगों का लगाव था। तरह लोहा, कोयला, सोना प्रचुर मात्रा में यहाँ पर मिलता था। रूस इस प्रदेश को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहता था। 1894 के बाद से रूस चीन का साथ दिया था और इस प्रकार से 1894 के बाद से रूस और चीन का जो संबंध था अधिक मजबूत हो गया था। और इस मजबूती का परिणाम क्या हुआ कि जापान पर इसका प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। लियाओतुंग एक प्रदेश है और इस प्रदेश से जापानी अधिकार हटाने के लिए जापान को बाध्य किया था। कौन किया था? तो रूस ने किया था, अर्थात रूस जापान को लियाओतुंग एक प्रदेश है जहां से अपने प्रभाव को हटाने के लिए विवश कर दिया गया और लास्ट में जापान इस प्रदेश को खाली कर देता है। कुछ समय बाद रूस चीन में एक संधि हुई जिसके अनुसार रूस को मंचूरिया में 1000 मील लंबी रेल लाइन बिछाने का अधिकार प्राप्त हो गया। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ रूस जापान को लियाओतुंग प्रदेश खाली कराता है, दूसरी तरफ चीन के साथ अपने संबंधों को जो कि मजबूत करके वहां पर 1000 मील लंबी रेल लाइन बिछाने की प्रक्रिया चालू कर देता है। पोर्ट आर्थर और उसके समीप का प्रदेश जो है 25 वर्ष के लिए रूस को क्या कर मिल गया? पट्टा पर मिल गया था। मंचूरिया में रेलवे लाइन ये 2 कंपनियों का संगठन भी कर लिया गया था। इसके साथ साथ रूसी सेना का यहाँ रहना भी क्या हो गया था? शुरू हो गया था। मंचूरिया में रूस के बढ़ते प्रभाव से जापान बहुत अधिक चिंतित हो रहा था। स्वाभाविक है कि जिस प्रदेश पर जापान का अधिकार था, दूसरा देश उस क्षेत्र को खाली करा करके दूसरे देश को सुपुर्द कर देता है और फिर अपने उस देश में अधिक से अधिक भूभागों पर, उसके अन्य क्रियाकलापों पर अधिक से अधिक अधिकार स्थापित कर लेता है। तो जापान को यहाँ चिंतित होना स्वाभाविक था कि जापान के द्वारा जब भूभाग को कब्जा किया गया तो रूस उसमें जो है कि विरोध जताया और आने वाले समय में रूस के द्वारा चीन के अधिक से अधिक कार्यों में हस्तक्षेप किया जा रहा था। इसके बाद से जापान एवं मंचूरिया पर अपना अधिकार कायम करना चाहता था, क्योंकि इस पर रूस का अधिकार धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसके बाद से हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कोरिया के संबंध में, यानी कि यहाँ पर भी रूस और जापान के बीच जो संबंध खराब हुए थे, या कोरिया भी जो है कि इसमें भूमिका निभाता है। पहला है रूस और जापान के संघर्ष का दूसरा क्षेत्र कोरिया था। चीन जापान युद्ध के बाद कोरिया का जापान का प्रभुत्व कायम हो सका था। कोरिया का राजा जापान का विरोध कर रहा था, क्योंकि चीन जापान जब युद्ध 1994-95 में हुआ था, इसी के बाद से कहा कि कोरिया पर जापान का प्रभुत्व स्थापित हो चुका था। लेकिन कोरिया का जो राजा था वह जापान का हमेशा विरोध करता था और जापान ने कोरिया के राजमहल पर क्या कर दिया? हमला कर दिया था। और जब हमला किया उस समय राजा को रूसी सैनिकों ने क्या कर लिया? बचा लिया। और जब किसी दुश्मन को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा यदि जो है कि उसको समर्थन प्राप्त हो रहा है, उसको बचाया जा रहा है, उसकी मदद की जा रही है, तो स्वाभाविक है कि उसके लिए वह दुश्मन जो है कि स्थापित हो जाता है, दुश्मन बन जाता है। तो इस तरह से जापान रूस से नाराज हो गया और रूस ने कोरिया में रेल पटरी बिछाने का ठेका लेने की कोशिश शुरू कर दी थी। तो यहाँ पर भी कोरिया के मैटर को लेकर के भी रूस और जापान के बीच आपस में विद्रोह उत्पन्न हो गया था। आपस में जो है कि समस्याएं खड़ी हो गई। उसके बाद से देखा जाएगा
कि जो युद्ध हुआ 1904-5 में जापान और रूस के बीच, इसका परिणाम क्या हुआ? पहला परिणाम यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता से दोनों पक्षों के मध्य 5 सितंबर 1905 को, कब हुआ था? 5 सितंबर 1905 को पोर्ट्समाउथ की संधि हुई थी। तो यहां से प्रश्न आ सकता है कि 5 सितंबर 1905 को कौन सी संधि हुई? तो पोर्ट्समाउथ की संधि हुई थी। किसकी मध्यस्थता से हुई थी? तो अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता से हुई थी। और इस संधि में हुआ क्या था? मुख्य रूप से मंचूरिया को रूस तथा जापान दोनों खाली करना स्वीकार कर लिया। रूस ने जापान को लियाओतुंग प्रायद्वीप का पट्टा सौंप दिया जो रूस को मिला हुआ था। रूस ने जापान को थालाकीन एसाक्लीन का आधा दक्षिणी भाग दे दिया। रूस और जापान दोनों ने पट्टे की भूमि को छोड़ करके मंचूरिया में चीनी प्रभुत्व का सम्मान करने का वचन दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि इस युद्ध के बाद से जो पोर्ट्समाउथ संधि हुई थी 5 सितंबर 1905 को, इस संधि के तहत रूस और जापान दोनों देशों ने मंचूरिया को खाली करने का आश्वासन दिया। अब ये प्रश्न आता है कि मंचूरिया में वास्तव में क्या था जिसको जापान हड़पना चाहता था, उसको अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहता था? तो इसमें से मुख्य रूप से कुछ कारण आपके सामने है, जिसमें सबसे पहला कारण है साम्राज्यवादी भावना। साम्राज्यवादी भावना यानी कि 1903 में जापान अपने साम्राज्य के विस्तार में लगा हुआ था और प्रत्येक देश की एक भावना होती है कि वो अपने देश के साम्राज्य का विस्तार करे, और इसी के तहत जापान के द्वारा अपने भूभाग में जो है कि विस्तार की भावना से इस मंचूरिया पर आक्रमण करके इसको अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहता था। दूसरी चीज है आर्थिक लाभ। आर्थिक लाभ अभी मैंने आपको बताया है कि जो मंचूरिया प्रदेश था वहां पर लोहा, सोना, कोयले की अथाह भंडार पाई जाती थी, अर्थात यह आर्थिक दृष्टिकोण से अधिक मजबूत क्षेत्र था। इस वजह से भी जापान इसको अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहता। तीसरा जो कारण है बढ़ती हुई आबादी, यानी कि जापान की आबादी जो थी वह तीव्र गति से वृद्धि कर रही थी। तो जापान को यह लगा कि अगर हम मंचूरिया को अपने अधिकार में ले लेते हैं तो हमारी जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उन लोगों को बसने में भी यहाँ सुविधा प्राप्त होगी। चौथा दिया हुआ है सैनिकवाद। सैनिकवाद का तात्पर्य यह है कि सैनिक दृष्टिकोण से जापान अधिक शक्तिशाली अपने आप को साबित कर रहा था, तो इस प्रकार से वह अपने सैनिक का प्रदर्शन करना चाहता था। किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर मान लीजिए कि ज्यादा क्षमता होती है, ज्यादा शक्ति होती है, तो उसको यही लगता है कि हम अपने शक्ति का प्रदर्शन कब करें ताकि लोगों को लगे कि हाँ हमारे पास शक्ति है। और उसी वजह से यहाँ सैनिकवाद दृष्टिकोण की वजह से यह जापान मंचूरिया पर अधिकार करना चाह रहा था। पांचवा दिया हुआ है संरक्षणात्मक आयात कर। संरक्षणात्मक आयात कर का तात्पर्य है कि जापान के लिए एक व्यापार करने के लिए एक क्षेत्र की आवश्यकता थी और उसको यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा संभावनाएं नजर आ रही थी, तथा उसके साथ साथ जापान को व्यापार के लिए उत्पादन के लिए कच्चे माल की भी आवश्यकता थी और यहाँ पर मंचूरिया में उसको कच्चे माल की अधिक से अधिक संभावना नजर आ रही थी। इस वजह से भी वह ये चाहता था कि मंचूरिया हमारे संरक्षण में आ जाता है, हमारे अधिकार क्षेत्र में आ जाता है, तो हमारे लिए व्यापार के लिए भी एक उत्तम स्थान का चयन हो जाएगा, उत्तम स्थान मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जापान विभिन्न दृष्टिकोणों से, पहला है साम्राज्यवादी भावना, दूसरा है आर्थिक लाभ, बढ़ती हुई आबादी, सैनिकवाद और संरक्षणात्मक आयात कर के वजह से मंचूरिया को हड़पना चाह रहा था। इसके बाद से इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसको हम लोग देखेंगे। पहला है 1930 से जापान ने किस नीति का अनुसरण प्रारंभ किया था? तो इसमें 4 ऑप्शन है, साम्राज्यवादी नीति, तटस्थता की नीति, यथास्थितिवादी नीति और गुट निरपेक्ष नीति। तो आपको अभी मैंने बताया है कि जापान के द्वारा मंचूरिया को क्यों हड़पने का जो है प्रयास किया जा रहा था, तो उसमें पहला चीज था साम्राज्यवादी की भावना, यानी कि साम्राज्यवादी नीति के तहत। तो इस तरह से पहला ऑप्शन इसका सही होगा।
जापान द्वारा मंचूरिया हड़पने का कारण था? साम्राज्यवादी भावना, सैनिकवाद, आर्थिक लाभ, उपयुक्त सभी। तो अभी मैंने आपको बताया इस प्रकार से चौथा ऑप्शन इसका सही होगा, उपयुक्त सभी। तीसरा जो है, जापान राष्ट्र संघ की सदस्यता कब त्याग दिया था? तो जापान जब मंचूरिया पर आक्रमण कर रहा था और राष्ट्र संघ का दबाव इसके ऊपर बनाया जा रहा था, और राष्ट्र संघ की विफलता का कारण भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, यही था जिस राष्ट्र को, जिस देश को ये लगता था कि हमें राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण करनी है, ग्रहण कर लेते थे। जैसे ही उनका स्वार्थ सिद्ध होता था, राष्ट्र संघ से अपनी सदस्यता जो है कि खत्म कर देते थे, त्याग पत्र दे देते थे। तो इसी क्रम में जापान भी राष्ट्र संघ से अपनी सदस्यता त्याग देता है, और वह डेट है 27 मार्च 1933 को। चौथा जो क्वेश्चन है, जापानियों ने संपूर्ण मंचूरिया पर अधिकार कर लिया था। कब कर लिया था? 27 दिसंबर 1931 को, 15 जनवरी 1932 को, 3 जनवरी 1932, 8 जनवरी 1932। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है 3 जनवरी 1932 को जापान मंचूरिया पर पूर्ण रूप से अधिकार कर चुका है। उसके बाद से पांचवा प्रश्न है, रूस जापान युद्ध कब हुआ था? 1906, 1905, 1907, 1908। तो रूस जापान युद्ध अभी मैंने आपको बताया 1904-05 में, तो इस प्रकार से 1905 इसका ऑप्शन सही है। दोस्तों, आज यह वीडियो समाप्त होता है, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।